आपने इससे पहले नोएडा, दिल्ली और गुड़गांव की कंपैरिजन वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया, जिसके बाद मैं दूसरा वीडियो सिर्फ दिल्ली पे लेकर आई हूँ, क्योंकि इसके लिए बोला भी गया था कि अगर आपको दिल्ली में रहना है तो आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, आपकी सैलरी कम से कम क्या होनी चाहिए ताकि आप दिल्ली में सर्वाइव कर सको, आपके मेड के खर्चे, आपका ब्रोकर, आपका सिक्योरिटी, आपका ट्रैवलिंग, हर एक चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन से 10 बेस्ट लोकेशन है जहां पर आपको सस्ते फ्लैट्स मिल जाएंगे और कौन से 10 बेस्ट लोकेशन है जहां पर आपको महंगे फ्लैट्स मिलेंगे। यानी कि अगर आपको फैमिली के साथ रहना है या फिर आपको थोड़ा सा लग्जरी फीलिंग चाहिए तो आपको कौन सा लोकेशन चूज करना चाहिए, और अगर आपको थोड़ा सस्ता में निपटाना है, आपकी नई नई जॉब लगी तो आपको कौन सा लोकेशन चूज करनी चाहिए और वहां पर रेंट के क्या डिफरेंसेस है, मतलब बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में बात करते हैं। तो अगर आप दिल्ली शिफ्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले दिल्ली में आपको फ्लैट किस किस तरीके से मिलते हैं। 1 RK यानी कि एक रूम, उसी में बाथरूम, उसी में छोटा सा किचन स्लैब बना हुआ होगा। 1 BHK यानी कि एक रूम, एक बाथरूम, एक हॉल, 1 बेडरूम किचन बेसिकली जिसको कहते हैं। उसके बाद मिलता है 2 BHK, 2 रूम, एक बाथरूम या 2 बाथरूम भी हो सकते हैं, एक हॉल, एक किचन और बालकनी। 3 BHK सेम 3 रूम, 3 बाथरूम या 2 बाथरूम डिपेंड करता है। एक उसमें मास्टर बेडरूम होता है, 2 जनरली बाहर होते हैं, एक हॉल, एक किचन और 2-3 बालकनी डिपेंडिंग ऑन सोसाइटी और जिस तरीके का आपका रेंट बजट है। बाकी 4 BHK 5 BHK एज फॉलोज। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 RK से। 1 RK का रेंट बेसिकली अगर आप दिल्ली में देखें तो लोकेशन से, जैसे अगर आप साउथ दिल्ली की तरफ देखें तो रेंट अलग होगा, पर अभी मैं आपको एवरेज शुरू करके एवरेज प्राइस बताती हूँ, उसके बाद मैं सोसाइटीज के हिसाब से आपको इसको डिवाइड कर दूंगी। तो अगर आपने 1 RK लिया है तो 1 RK का आपको रेंट पड़ जाएगा 6,000 से लेकर के 12,000 तक, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी। उसके बाद आपको यहाँ पर लेकिन 1 RK के साथ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, यानी कि आपको बाकी बेसिक चीजें जो होती है कि आपको पार्क मिल गया, पूल मिल गया, ये सब चीजें नहीं मिलती। 1 RK सिंगल 1 RK मिलता है। 1 BHK आपको पड़ता है वही 10,000 से लेकर 12 से 15 मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो 1 BHK नहीं जाता है। अगेन सोसाइटी और लोकेशन डिपेंड करता है। 2 BHK अगर आप जाएंगे तो 2 BHK दिल्ली में शुरू होता है 12-15 से लेके 25 तक जाता है, कहीं कहीं 2 BHK 35 भी जाता है, कहीं 40 भी जाता है, और अगर आप बिल्कुल ही वैसे लग्जरी एरिया, लग्जरी सोसाइटीज में जाएं तो 50-60 भी जाता है। अगेन कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन द प्लेस आप जहां पर ले रहे हैं। उसके बाद आता है 3 BHK। 3 BHK शुरू होता है 25 से लेकिन जाता है 50, 60, 70, 80 यहाँ तक कि 90 तक। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई 90,000 का कहाँ मिलता है? मिलता है साउथ दिल्ली की तरफ चले जाओ, वसंत कुंज चले जाओ, हौज खास चले जाओ, इस तरीके की जो लोकेशन है यहाँ पर फ्लैट के रेंट थोड़े से ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको जो रिटर्न में चीज मिलती है, आपको मेट्रो बिल्कुल मिलता है, हौज खास अलग चीजों के लिए फेमस है, तो ऐसे लोकेशंस में जो रेंट होता है वो बेसिकली थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली रेंट का दिल्ली में सिस्टम है। अब रेंट का क्या सिस्टम है, रेंट आपको कैसे लेना है? मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि दिल्ली में अगर रेंट लेना है तो ब्रोकर के थ्रू ना जाए। नोएडा में आपको बिना ब्रोकर्स के फ्लैट मुश्किल से मिलते हैं, बट दिल्ली में मिल जाता है। दिल्ली में आप खुद से थोड़ा मेहनत कीजिए, गलियों में ढूंढिए या जिस लोकेशन में आपको चाहिए वहां पे जाइए, लोगों से बात कीजिए, तो आपको फ्लैट में हेल्प मिल जाएगा। तो आप या तो बहुत सारे ऑफिशियल साइट्स होते हैं, आप उन पे जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, bricks.com हो गया या फिर नो ब्रोकर हो गया, ऐसे कई सारे ऐप्स हैं, आप वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं कुछ रुपए देकर। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ब्रोकर के थ्रू जा सकते हैं। ब्रोकर का सिस्टम क्या है? ब्रोकर आपसे 15 दिन से लेकर 1 महीने का एडवांस रेंट लेता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल की तरह समझाती हूँ, बेसिक से समझते हैं। 10,000 आपका रेंट है, आपसे ब्रोकर कितना लेगा? ब्रोकर भी आपसे 10,000 ही लेगा। ये उसका चार्ज होता है आपको फ्लैट दिलवाने का, दिखाने का नहीं। आप 10 फ्लैट देखिए, आपको जो पसंद आया, अगर आपने उसको फाइनल किया, फिर ब्रोकर का काम है वो ओनर से बात करेगा। बेसिकली ब्रोकर एक पुल की तरह काम करता है जो ओनर और टेनेंट को यानी कि रेंटर को जोड़ता है। जो भी आपके आपस के कनेक्शन है कि आपको फ्लैट इस कंडीशन में मिल रहा है, आपको इस रिटर्न में वापस करना है, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया या बेसिक जो भी चीजें हैं, वो काम आपका ब्रोकर करता है। तो ब्रोकर वो सब चीजें करा के आपको रेंट प्रोवाइड करता है, वो फ्लैट प्रोवाइड करता है। अगर आपने वो फ्लैट ले लिया तो उसका रेंट अगर 10,000 है तो आपको ब्रोकर को एज अ फीस या कमीशन 10,000 रुपए देना पड़ेगा, और साथ में ओनर की सिक्योरिटी कितने मंथ की। दिल्ली में बेसिकली 1 से 2 महीने का सिक्योरिटी एडवांस लेने का सिस्टम है। वो सिक्योरिटी एडवांस इसलिए लिया जाता है कि मान लीजिए फ्लैट मैंने लिया और फ्लैट मुझे बिल्कुल वेल कंडीशन में मिला है, फर्निश्ड है और उसमें फर्नीचर्स हैं, उसमें फ्रिज है, AC है, तो आप तोड़ फोड़ ना दो, आप उसको कोई नुकसान ना कर दो, क्योंकि आप तो भाई अचानक से भाग जाओगे तो बाद में ओनर आपका जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है उससे उसको रिपेयर कर सके, मैनेज कर सके। इसलिए सिक्योरिटी का सिस्टम बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में हर जगह है। हर जगह सिक्योरिटी का सिस्टम है, कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं कहीं तो 3 महीना भी है, और मुंबई या बैंगलोर में तो शायद 6-6 महीने भी है जहां तक मुझे पता है। तो ये तो एक हो गया, पर दिल्ली में ये 2 महीने से 1 महीने का है। यानी कि आपको रेंट देना पड़ेगा पहले महीने 10,000, ब्रोकर को 20,000, सिक्योरिटी ओनर को 10 या 20,000 और 10,000 रेंट। यानी कि अगर आप 10,000 का फ्लैट लेते हैं तो आपका इनिशियल खर्चा है कम से कम 40,000। और अगर ओनर अच्छा और वो सिर्फ 1 महीने का सिक्योरिटी 10,000 ले तो अलग बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओनर पर डिपेंड करता है। अगेन ब्रोकर अच्छा और वो एक आधे महीने की सिक्योरिटी आपसे लेगी, भाई तो 10 की जगह 5 दे दे, वो भी ब्रोकर पर डिपेंड करता है। एक चीज दिल्ली के लिए है जो बेस्ट चीज है, जो आपको पता होना चाहिए, वो है नेगोशिएशन।
भाई नेगोशिएट करो। मैं जब इस फ्लैट को लेने आई थी तो मुझे इसका रेंट बताया गया था 30,000, मैं नेगोशिएट कर करके 28 पे आ गई। तो अगर आप नेगोशिएट करोगे, मतलब 28 रेंट प्लस में मेंटेनेंस का और माइनस करवाया मैंने, तो अगर आप नेगोशिएट करोगे तो आप हर महीने 2 से 3-4 हज़ार आराम से बचा सकते हो। इसलिए नेगोशिएशन जरूर करना, कोई शर्म लाज की बात नहीं है। हर महीने आपको पैसे बचाने तो नेगोशिएट जरूर करो। ये हो गया ब्रोकर और क्या सिक्योरिटी का सिस्टम है, बेसिकली ये वो सिस्टम है। फ्लैट्स आपको मिलते हैं 3 तरह के, फुल्ली फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड और बिल्कुल ही एकदम खाली फ्लैट। बिल्कुल रॉ फ्लैट का मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, पंखा मिलेगा और बस स्विच बोर्ड मिलेंगे। सेमी फर्निश्ड में आपको बेसिकली पंखा, स्विच, बल्ब, 1-2 वार्डरोब मिल जाए, अटैच वार्डरोब मिल जाए, या और कुछ एक्स्ट्रा गीजर लगा हो या गैस पाइपलाइन लगा हो। और फुल्ली फर्निश्ड में आपको फिर एसी, फ्रिज, टीवी या जो भी आपका डील है वो सारी चीज़ें मिलती हैं और प्राइस उससे ही वैरी करता है। फुल्ली फर्निश्ड का रेंट जो होता है वो कॉस्ट बढ़ जाएगा और जो सेमी होगा उसका कम, और बिल्कुल ही रॉ फ्लैट लोगे तो आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। अगर आप मेरी सजेशन मांगो और अगर आप न्यू दिल्ली शिफ्ट हो रहे हो तो कोशिश करो कि आप रॉ या सेमी फर्निश्ड फ्लैट लो बेसिक के साथ, जिसमें बल्ब, पंखा हो। क्योंकि आप कोई भी साइट से आप अगर रेंट भी करते हो ना तो आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार में आपको जो रेगुलर महीने का खर्चा का सामान है, जैसे आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज या पलंग लेना है, वो सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप 4 हज़ार 3 हज़ार में आराम से फर्निश्ड सामान ले सकते हो। लेकिन अगर वही आप हर महीने रेंट देखोगे तो आपको रेंट का ज़्यादा पड़ेगा। आपको जब मन करे फ्रिज रिटर्न करना है आप रिटर्न कर दो, ठंड में आपको फ्रिज का काम नहीं आप रिटर्न कर दो, आपको एसी का काम नहीं आप रिटर्न कर दो, आपको उस महीने का रेंट बचेगा। लेकिन अगर आपने ओनर के थ्रू यानी कि फर्निश्ड फ्लैट लिया तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, हर महीने आपको उतना ही रेंट देना है, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते। तो मेरा सलाह मानो तो आप सेमी फर्निश्ड लो या बिल्कुल रॉ फ्लैट लो और कहीं से रेंटो मोजो जो भी बेसिक चीजें आपको चाहिए वो आप रेंट आउट कर लो, आपकी जिंदगी ज्यादा आसान होगी। अब डिटेल में बात करते हैं। पहले तो मैं 10 लोकेशन का बात करती हूँ जो बेस्ट लोकेशन है, जहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है, जहाँ पे सोसाइटीज लाइफ, इट मीन्स मेरे लाइफ का मतलब था कि आपको आसपास मार्केट मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, घूमने की अच्छी जगहें मिलेंगी, मेट्रो कनेक्टिविटी मिलेगा। वैसे पूरी दिल्ली में मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं भी दिल्ली में जाइए, लगभग जगह में आपको मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाती है। पर ये जो सोसाइटीज़ हैं जिनके मैं बात करने वाली हूँ, जो लोकेशन है थोड़े प्रीमियम लोकेशन हैं, इनके आसपास नेटवर्क अच्छा है, घूमने फिरने की चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ा सेंटर दिल्ली में आता है और लिविंग लाइफ बहुत अच्छा है, तो इसी वजह से थोड़े महंगे इलाके हैं और यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रहना चाहते हैं तो ये 10 लोकेशन का नाम मैं आपसे शेयर करूंगी। इन 10 लोकेशन में से आप चुन सकते हैं। फ्यूज चाणक्यपुरी में आप रह सकते हो, जोरबाग में रह सकते हो, दूसरा है ग्रेटर कैलाश में रह सकते हो, तीसरा डिफेंस कॉलोनी में रह लो, चौथा वसंत कुंज या वसंत विहार में रह लो, पांचवा हौज खास भी आप चुन सकते हो, छठा साउथ एक्सटेंशन रख लो, आप साकेत डीएलएफ साउथ स्क्वायर भी रख सकते हो, आठवां आप लुटियंस एरिया रख सकते हो यानी कि सिविल लाइंस, खान मार्केट या इसके आसपास के इलाके, नौवां आप आनंद निकेतन, सत्या निकेतन या उधर अपर सेगमेंट्स को चुन सकते हो, और 10वां है पंचशील मार्ग या निजामुद्दीन। ये सारे जो एरियाज हैं इनके जो रेंट होंगे ये 1 BHK आपको 18 से 40 हज़ार के आसपास मिलेंगे। ये 10 लोकेशन मैंने बताया। अगर आप थोड़ा अंदर जाओगे तो आपको 18-19 का मिल जाएगा और आप आगे जाओगे तो 40-50। हौज खास में 1 BHK का 40 और 45 तक भी रेंट है, फर्निश्ड है और सेमी फर्निश्ड पर डिपेंड करता है। वहीं अगर आप यहाँ पे 1 BHK लोगे तो आपको 25,000 से लेके 60,000 तक पड़ेगा, फर्निशिंग पर निर्भर करता है। अगर आप 2 BHK हौज खास या साउथ एक्सटेंशन की तरफ लोगे तो आपको 40,000 से इसका किराया 1.5 लाख पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर घूमने फिरने की जगह है। हौज खास ऐसे भी फेमस है, अगर आप दिल्ली आए तो हौज खास विलेज तो जरूर जानते होंगे, गए होंगे, तो यहाँ पर किराया सबसे ज्यादा है। 3 BHK आपको 70,000 से 2 लाख पड़ेगा, जहाँ पर आप डिफेंस कॉलोनी जैसे इलाकों में लग्जरी लिस्टिंग ले सकते हो। यहाँ अब ये हो गए कुछ महंगे इलाकों का और 1 BHK 2 BHK 3 BHK का। अब हम आते हैं कुछ सस्ते इलाके। अगर आप न्यू कमर हो, दिल्ली में नए नए आए हो, अब थोड़ा सस्ता इलाका देख रहे हो कि आपको थोड़ा सेविंग करनी है, आपकी पहली जॉब है, तो अब जो 10 लोकेशन में बताने वाली हो 10 लोकेशन आपके लिए बेस्ट है। अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग अच्छी है, आप मैनेज कर सकते हो, आप उन 10 लोकेशन में भी ले सकते हो जहाँ पर थोड़ा लग्जरियस लाइफ है। लेकिन आपका लाइफ ऑफ मोटो क्या, आपको चाहिए क्या, वो आपको क्लियर होना चाहिए, उस हिसाब से आप जरूर सेलेक्ट करो। अब सेकेंडली आते हैं थोड़े सस्ते इलाकों में, जहाँ लाइफ स्टाइल ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको रेंट थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। चलिए उन पे बात करते हैं। तो 10 सस्ते या अफोर्डेबल एरिया, सबसे पहले लक्ष्मी नगर, दूसरा मयूर विहार, तीसरा अशोक नगर, उसके बाद उत्तम नगर है। आप पश्चिम बिहार, वेस्ट दिल्ली पॉकेट्स भी रह सकते हो, आप सीलमपुर, शहादरा ये सब पॉकेट्स में भी रह सकते हो, आप रोहिणी में रह सकते हो, नजफगढ़, करोल बाग, 8वें नंबर पे नरेला है, 9वें नंबर पर गोविंदपुरी और 10वें नंबर पे पटेल नगर, पहाड़गंज या ये सब एरिया। देखो ये जो 10 लोकेशन बताए मैंने आपको, यहाँ पर चीप मतलब सस्ते फ्लैट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता, लेकिन आपको सही रेट में मिल जाएगा। इनिशियली अगर किसी को रहना है तो मेरे लिए बेस्ट लोकेशन चाहिए। मैंने भी दिल्ली में अशोक नगर से शुरुआत की थी, उसके बाद मैं चली गई थी सेक्टर 25 और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। तो बेस्ट शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है अशोक नगर या मयूर विहार या लक्ष्मी नगर सही है, क्योंकि यहाँ रेंट सस्ता है,
लाइफस्टाइल ठीक ठाक है, मेट्रो कनेक्टिविटी 100% है, अशोक नगर में मेट्रो स्टेशन है, लक्ष्मी नगर में मेट्रो स्टेशन है, तो वो दिक्कत भी नहीं है। तो ये इलाका स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, नए नए जॉब वालों के लिए भी अच्छा है, तो ये इलाकों को आप एक्सप्लोर जरूर कीजिए। यहाँ पे फ्लैट्स इजीली मिलते हैं, ब्रोकर्स भी आपसे 15 दिन का ही पैसा लेंगे, क्योंकि थोड़े सस्ता सा एरिया मैंने जैसे बताया, तो ब्रोकर्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे और फ्लैट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन इलाकों जिनकी मैंने बात की, इन 10 लोकेशंस की जो मैंने बात की, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे 10 लोकेशन, इनके रेंट क्या क्या, अब उन पर बात करते हैं। 1 BHK आपको 8,000 से 15,000 के आसपास मिल जाएगा, 2 BHK 15 से 40 में मिल जाएगा, 3 BHK आपको 25,000 से 55,000 के आसपास मयूर विहार के अच्छे इलाकों में मिल जाएगा। देखो एक और कॉन्सेप्ट दिल्ली में है कि लोग क्या करते हैं, पीजी वगैरह पे आप रहोगे तो रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली में पीजी लोगे, भाई 10 बजे तक आपको एंटर कर जाना है, या फिर खाना मेस का खाना है, या फिर दोस्त नहीं आ सकता, गर्लफ्रेंड नहीं आ सकती, बॉयफ्रेंड नहीं आ सकता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप शुरू आए हो और आपके पास ऑप्शन नहीं है, दोस्त नहीं, तो आप पीजी ले सकते हो। आपको 5-6 हज़ार 10,000 में पीजी में खाना और रहना दोनों मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 2-4 दोस्त है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट, जैसे मैंने शुरुआत किया था कि भाई 2 BHK ले लो, 15-20 में पड़ जाएगा, 4 लोग डिवाइड कर लो, 5-5 हज़ार पर पर्सन पड़ जाएगा आप लोगों को, और उसमें आप खाना रहना सब आराम से मैनेज कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लाइफ भी अच्छी है। बस दोस्त ढंग के होने चाहिए, वरना लाइफ में इतनी किचकिच होती की पूछो मत। तो अच्छे दोस्त ढूंढोगे तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगेन डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या प्रेफरेंस है। अब मेड पर बात करते हैं। मेड का देखो पूरे दिल्ली में ऑलमोस्ट सेम है। कुछ इलाकों की बात मैं करूँ जो थोड़े से महंगे इलाके, उनको छोड़कर बोलूँ तो मेड का किराया पर पर्सन 2,000 के आसपास है, जिसमें आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, सुबह या शाम या रात, आपकी जो मर्जी, आप जैसे बनवाना चाहो। 2,000 पर पर्सन, जिसमें वो बर्तन भी कई करती है, कई नहीं करती। तो पर पर्सन के हिसाब से 2 अगर आप मानो तो आप 10 लोग रहते हो तो 20,000। लेकिन अगर आप ज्यादा लोग रहोगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हो। तो मेड का किराया आपको ऑलमोस्ट यही पड़ता है। अगर आप थोड़ा सोसाइटीज में रह रहे हो तो थोड़ा महंगा हो जाता है, वहाँ पे मेड आपको 2,500-3,000 चार्ज करती है। तो मेड आप फुल टाइम रखो। अगर आप ज्यादा लोग रह रहे हो या फैमिली के साथ रह रहे हो तो आप फुल टाइम मेड रख सकते हो। महीने का 15,000-17,000 चार्ज करेगी, इसमें आपका खाना, बर्तन, बाकी सारी चीजें वो मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर आप फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो या बाकी बेसिकली मैनेज कर रहे हो, शेयरिंग में रह रहे हो, तो आप खाना वगैरह के लिए मेड रख सकते हो। अब देखो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैवलिंग। दिल्ली में ऑलमोस्ट जगहों पे ट्रैवलिंग बहुत अच्छी है, मेट्रो कनेक्टिविटी है। तो अगर आप मेट्रो से आना जाना करते हो तो महीने का 2,000 से 5,000। कितनी दूर आपको जाना है इस बात पर निर्भर करता है। अगर आपके बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो है तो 2,000-3,000। और अगर थोड़ा सा आपको ऑटो लेना पड़ रहा है, टोटो लेना पड़ रहा है, या फिर टोटो, ऑटो या फिर बाइक, रैपिडो, उबर, सब कुछ बहुत ईजी है, तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। आप आराम से 10 रुपए लेकर मेट्रो तक पहुंच सकते हो। तो आप महीने का मैक्सिमम, अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो तो 5,000। अगर आप अपना कार, ऑटो, मेट्रो लेते हो तो अगेन डिपेंड करता है आप कितने पे जा रहे हो, पर 10 से 12,000 मैक्सिमम। अगर आप कैब वैब लेते हो तो खर्चा आएगा, उससे ज्यादा खर्च नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि आपको कितनी सैलरी ऑफर हो रही है और आपको मिनिमम कितना चाहिए दिल्ली में रहने के लिए। अगर आप न्यू कमर हो और आपको कोई 40,000 रुपए ऑफर कर रहा है तो आप दिल्ली शिफ्ट कर सकते हो। आराम से 20-25 में सारी चीजें मैनेज करके 10,000 रुपए बचा भी सकते हो। अगर आपको आउटिंग का बहुत शौक है, आप घूमते फिरते हो, तो आपकी सेविंग होगी 0। लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, थोड़ा बहुत बचा लेते हो, तो आप आराम से बचा सकते हो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, मिनिमम 80-90 हज़ार, 1 लाख तक की आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो भाई वो बजट और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो तो 40 तक मैनेज कर सकते हो। नई शादी हुई, नई शादी के बाद आ रहे हो तो भी 30, 40, 50, 60 में मैनेज हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो मिनिमम आपको दिल्ली में 20,000 रुपए महीना चाहिए ही चाहिए पीजी में रहने के लिए। या फ्लैट लेके रहो या तो आप पीजी रहो, पर मिनिमम आपको 20,000 चाहिए। तो भाई घर से निकलने से पहले पापा को बता दो कि पापा 20,000 तो मुझे चाहिए, मेरे खर्चे ये हैं। ये वीडियो दिखा दो पापा को कि पापा 20,000 से कम में काम तो चलेगा नहीं। 5,000 फ्लैट का देना होगा, 2,000 कम से कम मेड को देंगे, 2-3 हज़ार ट्रैवलिंग आ जाएगी, 5,000 राशन और बाकी चीजें खर्चे होंगी, 5,000 जेब खर्चे के लिए। तो 20,000 में आप मैनेज कर सकते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने कोशिश की है सारी चीजें कवर करने की। यहाँ पर ब्रोकरेज का सिस्टम क्या है। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कि क्या जो पैसे आप सिक्योरिटी मनी देते हो वो आपको वापस मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो सिक्योरिटी मनी का सिस्टम एक ही है, ओनर पर डिपेंड करता है। अगर ओनर ने आपको फ्लैट दिया और बोला भाई देख मैं तेरे को सोफा दे रहा हूँ, जिस कंडीशन में मैंने तुझे सोफा दिया तो उसी कंडीशन में मुझे वापस करेगा। और अगर आप वापस करते हो इसी कंडीशन में, अगर ओनर समझदार हुआ तो आपको सिक्योरिटी लौटा सकता है। और अगर ओनर को लगा कि नहीं भैया मेरा सोफा टूट गया या ओनर को पैसे आपके काटने हैं तो काट सकता है। वो इनिशियली जब रेंट एग्रीमेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी आने वाले वक्त पे। थोड़ा सा इस वीडियो पे आप थोड़ा प्यार दीजिएगा तो मैं रेंट एग्रीमेंट पे वीडियो लेकर आऊंगी। तो रेंट एग्रीमेंट में आपका जो चीजें मेंशन रही कि भाई मैंने
दीवार पेंट करा के दिया तो मुझे दीवार पेंट करा कर ये देगा, या मैंने इसको नया गमला दिया तो मुझे गमला वापस करेगा। जो भी चीज़ें मेंशन रही, अगर वो चीज़ें आपने रिटर्न छोड़ने टाइम कर दी तो आपको आपका सिक्योरिटी वापस मिल जाएगा, और अगर नहीं की तो आपको वो काट सकता है। 90% जो मैंने देखा है कि ओनर कुछ ना कुछ पैसा तो काट ही लेते हैं, 100% तो कहीं वापस नहीं मिलता है। मैंने 5 फ्लैट्स 6 साल में चेंज किए और मुझे कहीं भी 100% रिटर्न नहीं मिला। बट हाँ, 2000, 3000, 4000 काटा, यहाँ पे पेंट उखड़ गया, तुमने ये तोड़ दिया, तुमने नल तोड़ दिया, छोटा बहुत काटते, 80% या 70% पैसा आपको फिर भी वापस मिल जाता है, आप ये समझिए। और कुछ एकदम ही वैसे ओनर हो तो अलग बात है, बट आपको फिर भी पैसा मिल जाता है, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने रेंट एग्रीमेंट को टाइम निकाल के पढ़ें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो जो चीजें लिखी होंगी आपको उसी हिसाब से चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। और इनिशियली या तो आपको ब्रोकर डील कर रहा है, आपका ओनर डील कर रहा है, आप उससे हर चीज क्लियर बात कीजिए कि भैया कितने टाइम का लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड होता है, मान लो मैंने फ्लैट आज लिया और मैंने बोला मैं 1 साल ही रहूंगी, या ओनर ने बोला कि अगर 1 साल से पहले खाली करोगे तो सिक्योरिटी वापस नहीं होगा, मिनिमम 1 साल तो रहना पड़ेगा, तो वो होता है मेरा लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड समझना बहुत जरूरी है कि भैया मेरे को 1 साल तो रहना ही रहना है, 1 साल से पहले खाली किया तो मेरा सिक्योरिटी में नहीं डूब जाएगा। और ब्रोकरेज का भी सेम सिस्टम है, एक बार आपने फ्लैट ले लिया, आपका ब्रोकरेज खत्म, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। आप 2 दिन बाद भी फ्लैट खाली कर दो, ब्रोकर को कोई लेना देना नहीं, आप दोबारा जाओगे आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो ये फुल डिटेल वीडियो था दिल्ली को लेकर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पर मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीजें समझा दूं ताकि आप दिल्ली शिफ्ट हो तो आपको वो दिक्कत ना फेस करना पड़े जो मैंने किया, ये जो बहुत सारे लोग करते हैं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, आपने लास्ट तक देखा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो से कोई भी मदद मिली। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा, और साथ ही आपके कोई भी सवाल हो दिल्ली शिफ्ट होने से लेकर, या आपको किसी भी और टॉपिक में डिटेल वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगी ताकि आपको हेल्प मिल जाए। थैंक यू।